Good evening, and I welcome you, students. Very important topic is on the screen: coordination compounds and bonding in the coordination compound. Students, very important. The first theory was given by Werner for the coordination compounds, in which he talked of two types of valencies: primary valency and secondary valency. But Werner did not give any answer why certain elements form coordination compounds. First, second, he could not predict the directional characteristics of the coordination compounds, the geometry of the coordination compounds. As you have seen, they are octahedral, square planar, tetrahedral. There is no explanation offered by the Werner theory. तो वर्नर की थ्योरी सबसे पहले आई और उसने ये बताया कि कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स में दो टाइप की वैलेंसीज होती हैं। कौन कौन सी बताई थी उसने? बताओ कौन कौन सी वैलेंसीज बताई उसने? दो टाइप। प्राइमरी एंड सेकेंडरी। ठीक है, जो सेकेंडरी वैलेंसी थी उसने कहा वो कोऑर्डिनेशन स्फीयर में होते हैं लिगेंड्स और वो कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड फॉर्म करते हैं। अब क्यों ऐसा फॉर्म करते हैं उसके बारे में कोई एक्सप्लेनेशन नहीं। ऐसी ज्योमेट्रिक क्यों आ रही है उसका कोई आंसर वर्नर ने नहीं दिया। और ये जो मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज होती हैं, कोई जो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स होते हैं पैरामैग्नेटिक होते हैं, कुछ डायामैग्नेटिक होते हैं, इसके बारे में कोई भी आंसर वर्नर ने नहीं दिया। उनकी मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज या ऑप्टिकल प्रॉपर्टीज भी होती हैं। इसके लिए कुछ थ्योरीज दी गई जो दो हमारे कोर्स में है स्टूडेंट, बहुत इंपॉर्टेंट है। एक है वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। वैलेंस बॉन्ड थ्योरी क्या है? जो ये हम पहले ही बता रहे हैं, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी स्टूडेंट, इसको क्या बोलते हैं? वीबीटी। वैलेंस बॉन्ड थ्योरी जो है ये कहती है कि जब लिगेंड्स मेटल आयन को अप्रोच करते हैं कोऑर्डिनेशन कंपाउंड बनाने के लिए, तो मेटल आयन के पास जो ऑर्बिटल्स होते हैं वो हाइब्रिडाइज्ड हो जाते हैं। क्या होते हैं? हाइब्रिडाइजेशन होती है। ये थ्योरी बेस्ड ऑन दिस थ्योरी इज बेस्ड ऑन दिस थ्योरी जो है, दिस थ्योरी इज बेस्ड ऑन हाइब्रिडाइजेशन। ये किसके ऊपर बेस्ड है? हाइब्रिडाइजेशन। किसका हाइब्रिडाइजेशन होगा स्टूडेंट्स? जो सेंट्रल मेटल एटम है, सेंट्रल मेटल एटम या आयन है स्टूडेंट, हमारे पास जो भी एलिमेंट फॉर्म कर रहा है उसके पास ऑर्बिटल्स हैं। कौन कौन से ऑर्बिटल्स हैं उसके पास? आपको पता है, जब हमने ऑर्बिटल्स लिखे थे इनके पास थे n-1d, और फिर हमने लिखा था ns, और फिर क्या है? np है, और उसके बाद nd। ये सारे ऑर्बिटल्स अवेलेबल हैं किसके पास? सेंट्रल मेटल एटम के पास। बोलो है या नहीं है? जल्दी से समझ आया? हाँ जी। जैसे मैंने ये लिखे, स्कैंडियम, टिटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैंगनीज, आयरन, कोबाल्ट, निकल, कॉपर, जिंक। स्टूडेंट ये 3D सीरीज मैंने लिखी है और सारा कुछ हमारे लिए 3D सीरीज में ही है हमारे कोर्स में। तो यहाँ पर आपने देखा था अगर इसका एटॉमिक नंबर 21 है तो इसकी कॉन्फ़िगरेशन कैसे लिखी थी? मैंने आपको कहा कि 18 आर्गोन और 4s2 3d1 बना। कहने का मतलब ये है कि इसमें कौन से ऑर्बिटल दिख रहे हैं तुम्हें स्टूडेंट? 4s दिख रहा है और ये 3d दिख रहा है, और उसके बाद फिर 4s अगर है 3d है तो 4p भी होने वाला है। डी में कितने होते हैं? 1 2 3 इस तरह 5, 1 2 3 4 5, तो 4p भी होगा और उसके बाद 4d भी हो सकता है। तो डिपेंड करता है स्टूडेंट कौन से ऑर्बिटल्स को ये यूज करेगा। ठीक है, तो इस तरह से 1 2 3 4 ये 5 है इसके अंदर। तो ये सारे ऑर्बिटल्स का यूज हो सकता है क्योंकि ये ऑर्बिटल्स हैं हमारे पास। जो ये जो एलिमेंट्स मैंने दिखाए हैं सेंट्रल, इनके पास स्टूडेंट ऑर्बिटल्स अवेलेबल है। अब होगा क्या कि कह रहा है कि जब लिगेंड्स आते हैं, लिगेंड्स आते हैं जो कि इनके साथ बॉन्ड बनाने के लिए आते हैं। क्या आते हैं? लिगेंड्स। लिगेंड्स आते हैं, बोलो लिगेंड्स आते हैं कि नहीं कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स में? लिगेंड्स कौन कौन से लिगेंड तो मैंने देखे, बहुत सारे देखे। कैटायनिक, एनायनिक, न्यूट्रल, ये सब देखे तुमने। जैसे अमोनिया आया, वाटर आया, ये सब लिगेंड्स थे। ठीक है, क्लोराइडो आया, इस तरह से बहुत सारे दिखाए। इनके पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, इनके पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं बोलो यस और नो। तो ये हाँ जी। डोनेट करते हैं अपने, किसको डोनेट करेंगे? हाइब्रिड ऑर्बिटल्स। मतलब जब लिगेंड आएंगे
और वो क्या करेंगे कि 4 आ रहे हैं, 6 आ रहे हैं, कितने आ रहे हैं, उस हिसाब से जो इसके मेटल के पास ऑर्बिटल्स हैं वो हाइब्रिडाइज्ड हो जाएंगे। और हाइब्रिडाइजेशन का रिजल्ट क्या होता है? इक्विवेलेंट ऑर्बिटल्स बन जाते हैं। जब कभी भी हाइब्रिड ऑर्बिटल बनते हैं, लिगेंड की एब्सेंस में थोड़ी होगी हाइब्रिडाइजेशन। हाइब्रिडाइजेशन तभी होगी जब लिगेंड्स आ रहे हैं। इसका कारण क्या होता है कि जो हाइब्रिडाइजेशन है, जो ऑर्बिटल बनते हैं उससे ज्यादा स्टेबिलिटी मिलती है। हाइब्रिड ऑर्बिटल्स जो बॉन्ड बनाते हैं वो ज्यादा इफेक्टिव होते हैं, वो ज्यादा स्टेबल बॉन्ड होते हैं, उनमें ज्यादा एनर्जी रिलीज होगी और लोअरिंग इन एनर्जी हो जाएगी, तभी तो हाइब्रिडाइजेशन होगी। तो ये हम कह रहे हैं अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी मेटल एटम और आयन अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ लिगेंड कैन यूज N-1D NS NP NS NP and D for hybridization to yield a set of equivalent orbitals of definite geometry as such as octahedral square planar tetrahedral और जो कॉमन शेप है ट्रायंगल बाइपिरामिडल ट्रिगनल बाइपिरामिडल, ये सब पॉसिबिलिटीज हैं। कितने लिगेंड्स आ रहे हैं अकॉर्डिंग टू दैट। तो फिर ये अपने लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन लिगेंड्स जो वेकेंट हाइब्रिड ऑर्बिटल होंगे मेटल के उसमें डाल देंगे, उसको डोनेट कर देंगे। तो क्या होगा? फिर कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड बन जाएगा और इस तरह से कॉम्प्लेक्स बन जाएगा। और इसके बेस पर हम इनके मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज अगर हमें पता है, मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज कैसे पता करोगे? मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज क्या होती हैं स्टूडेंट? व्हाट आर दी मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज? जल्दी से बताओ। मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज यहाँ पे दो टाइप की हम बता रहे हैं। एक होते हैं कोऑर्डिनेशन कंपाउंड जो पैरामैग्नेटिक होते हैं। क्या होते हैं? पैरामैग्नेटिक। और दूसरे कौन से होते हैं? डायामैग्नेटिक। तो पैरामैग्नेटिक कौन से कंपाउंड्स होते हैं स्टूडेंट? जो कि अट्रैक्ट होते हैं मैग्नेटिक फील्ड से। उनके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होने जरूरी है। कंडीशन क्या है? अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होना चाहिए, तभी ये होगा। और डायमैग्नेटिक क्या होते हैं कि वो पेयर अप हो जाते हैं, उनके पास कोई भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स नहीं होते। जब अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स नहीं होंगे तो वो सब्सटेंस रिपेल करता है मैग्नेटिक फील्ड को, उसे डायमैग्नेटिक कहा जाता है। बोलो ये बात सही है गलत है? जल्दी बताओ, इन चीजों का हमें पता है ऑलरेडी। बोलो। हाँ जी। तो अब स्टोरी ये है कि इलेक्ट्रॉन एक तरीके से बाहर मैग्नेट होता है, नॉर्थ साउथ जैसे होता है उस तरह से। अगर ये पेयर अप हो जाते हैं तो मैग्नेटिक मोमेंट इनकी नहीं होती, इनके अंदर कोई भी नेट। तो ये फिर रिपेल करते हैं जो मैग्नेटिक फील्ड होती है। और ये जो अनपेड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उनका एक मैग्नेटिक मोमेंट होता है जिससे वो अट्रैक्ट करते हैं मैग्नेटिक फील्ड को। तो अब हमें ये पता लगा कि ये हाइब्रिडाइजेशन होने वाली है इसमें, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी में। तो अब ऑलरेडी हमारे पास एक टेबल है स्टूडेंट्स। ये टेबल इंपॉर्टेंट है क्योंकि इससे हम उनकी ज्योमेट्री को प्रेडिक्ट करने में कामयाब हो जाएंगे। और ये कैसे पता लगेगा? हम एक्सपेरिमेंटली मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज को डिटरमिन कर लेते हैं। कैसे करते हैं? एक्सपेरिमेंटली कर लेते हैं स्टूडेंट्स। ये मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज निकाल लेते हैं कि ये पैरामैग्नेटिक है या डायमैग्नेटिक है, ये एक्सपेरिमेंटली हम निकाल लेते हैं स्टूडेंट्स। और फिर हम लेबल कर देते हैं भाई ये कंपाउंड पैरामैग्नेटिक है, ये डायमैग्नेटिक है, और उसके बेस पर फिर हम उनकी ज्योमेट्री के बारे में भी बता सकते हैं। क्या कर सकते हैं? उनकी ज्योमेट्री के बारे में बता सकते हैं स्टूडेंट्स। तो अब ये स्टोरी रही कि अगर कोऑर्डिनेशन नंबर 4 होगा स्टूडेंट, मतलब 4 लिगेंड मेटल के साथ आ रहे हैं, तो दो टाइप की हाइब्रिडाइजेशन पॉसिबल होती है। कौन कौन सी? एक sp3 और दूसरा dsp2। एस, एक एस और 3p मिला के 4 ही तो होते हैं। और एक डी और sp2 अगर होगा तो इनकी जो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल है उसकी भी हमें ज्योमेट्री यहाँ पर पता लग रही है। sp3 अगर हाइब्रिडाइजेशन होगी स्टूडेंट्स तो इसकी जो शेप आएगी स्टूडेंट वो टेट्राहेड्रल आएगी। ज्योमेट्री क्या आएगी? टेट्राहेड्रल। स्क्वायर प्लेनर में क्या आएगी? ये कौन सा हाइब्रिडाइजेशन होगा? dsp2। और ये स्क्वायर प्लेनर आएगी। और अगर 5 है कोऑर्डिनेशन नंबर तो sp3d, इसमें ट्रायंगल बाइपिरामिडल आती है। और ज्यादातर हमारे हम आप देखेंगे 4 और 6 वाले होते हैं। ज्यादातर कौन से हमारे पास? 4 वाले और 6 फोर वाले। रन। आपने देखा था स्क्वायर प्लेनर और ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स। तो दो टाइप के कॉम्प्लेक्स मिल रहे हैं हमें जब कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है। दोनों की शेप ऑक्टाहेड्रल है, एक sp3d2 है और दूसरा d2sp3 है। d2sp3 और sp3d2 में क्या फर्क है? देखो, अगर मैं इनर डी ऑर्बिटल यूज करूंगा, अगर मैं इनर डी ऑर्बिटल यूज करूंगा स्टूडेंट, इनर डी
तो जैसे ये मेरे पास था, देखो यहाँ पर मेरे पास था ये 3D, ये 3D है और 4S है और 4P है। देखो ये वाला जो डी है ये इनर है, अगर 4D यूज हो गया, अगर 4D यूज हो गया तो वो आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स होगा। वो कौन सा होगा? आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स हो जाएगा। तो यहाँ पर sp3d2 ये वाला जो है, ये वाला है इनर वाला, ये वाला है इनर ऑर्बिटल। इनर ऑर्बिटल यूज हुआ है, और यहाँ पे कौन सा यूज हुआ है? आउटर डी यूज हुआ है। आउटर डी कौन सा? 4D, यहाँ पे 3D यूज हुआ है। तो अभी इनके एग्जांपल्स हम करने जा रहे हैं। ये टेबल में आप ये नोट करो कौन कौन सी हाइब्रिडाइजेशन हमने बताई है, और ये भी नोट करो कि इनकी जो ज्योमेट्री है वो किस टाइप की आने वाली है, इनको नोट किया जाए, फिर आगे चलते हैं स्टूडेंट्स। हो गया सर। अच्छा, अब देखो कि कैसे हम इसको यूज करेंगे। क्वेश्चन कैसे आना है पेपर में, बहुत इंपॉर्टेंट है। आएगा आएगा क्वेश्चन, सुन लो ध्यान से। अब आपको उसने ये लिखा कि CONH363+, क्या लिखा उसने? क्वेश्चन कैसा आया इसके ऊपर देखो। वो कह रहा है कि हेक्सा, ये है हेक्सामीन कोबाल्ट 3, CONH363+, ठीक है। वो ये कह रहा है कि इट इज डायामैग्नेटिक। ये क्या है? डायामैग्नेटिक। प्रेडिक्ट द हाइब्रिडाइजेशन, प्रेडिक्ट द हाइब्रिडाइजेशन यूजिंग वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, ठीक है। अब वैलेंस बॉन्ड थ्योरी का यूज करना है। एक्सपेरिमेंटली उसने देखा कि ये जो कॉम्प्लेक्स था इसके अंदर कोई भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है, यही मतलब हुआ इसका। तो कैसे निकालोगे? मैं ऑलरेडी बता चुका हूं कि 3D सीरीज के एटॉमिक नंबर में पता होने चाहिए। 3D में कौन कौन से एलिमेंट है? स्कैंडियम, टिटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैंगनीज, आयरन, कोबाल्ट, निकल, कॉपर, जिंक। बोलो ये याद हो चुके हैं कि नहीं हो चुके? जल्दी बताओ, ये इंपॉर्टेंट है, किसी भी पेपर में हमें यूज करने पड़ेंगे। यहाँ पर एटॉमिक नंबर कितना होता है स्कैंडियम का? जल्दी से बताओ। 21, 22, 23, 24, ठीक है, 25, 26, 27, 28, 29, 30। बोलो याद हो गया? देखो ये याद करना ही है एग्जाम से पहले, क्योंकि इससे बहुत सारे क्वेश्चंस के आंसर मिलेंगे पेपर में। यहां तक बात समझ में आई? अब यहाँ पर कोबाल्ट है, तो कोबाल्ट का ऑक्सीडेशन नंबर कितना है यहाँ पर? ये 3+ लगा हुआ है ना, अमोनिया तो न्यूट्रल है, तो कोबाल्ट +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में है। बोलो सही है गलत है? जल्दी से बताओ। अगर कोई चीज समझ में नहीं आई तो समझ लो, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन आने वाले हैं, मैं बहुत दिमाग लगा के समझा रहा हूँ। हमें समझना है, तभी हम एग्जाम में आंसर कर पाएंगे। यहां तक समझ में आ गया? बोलो कि कोई डाउट है, जल्दी बताओ। हाँ जी सर। आ गया? और मेरे साथ बने रहिए, मेरे साथ बने रहिए। पे अटेंशन, पे अटेंशन, कंसंट्रेट करिए, फोकस करिए, बहुत सोचना है और माइंड को एक्टिव रखिए, तभी हम क्वेश्चन के आंसर कर पाएंगे। अब कोबाल्ट का एटॉमिक नंबर कितना है? कहाँ पे है कोबाल्ट? ये रहा 27। कोबाल्ट 27 का मतलब ये है कि इसको जब मैं लिखता हूँ, मैं ऐसे लिखता हूँ, कैसे लिखता हूँ? 4s2 है और 3d7 है। और अगर कोबाल्ट +3 है, तो कोबाल्ट +3 कितना बना? 3 इलेक्ट्रॉन, 2 इसमें से जाएंगे, एक इसमें से, तो क्या बचेगा? 3d6। तो कोबाल्ट के अंदर 3d6 बचे। इसका डी काउंट 3d6, मतलब डी में 6 इलेक्ट्रॉन है। तो अगर मैं इसको बनाता हूँ स्टूडेंट्स, कैसे बनाता हूँ? अभी अभी हमने आपको दिखाया कि ये है मेरा 3D, 1 2 3 4। ये मेरा 3D है स्टूडेंट, ये 4s है और ये 4p है स्टूडेंट। अब 3D में 6 इलेक्ट्रॉन का मतलब क्या हुआ? 1 2 3 4 5 और 6। बोलो ये सही है या गलत है? जल्दी बताओ। हाँ जी सर। लेकिन ये डायमैग्नेटिक है, क्या लिखा हुआ है? डायमैग्नेटिक लिखा है इसने, ये डायमैग्नेटिक। अब ये तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, इसमें तो
आपको दिख रहे हैं अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स, तो ये तो पैरामैग्नेटिक है। फिर होगा क्या, ये जब अमोनिया आएगा तो ये क्या करेगा कि इसके इलेक्ट्रॉन को पेयर अप कर देगा। इसके पास एनर्जी होती है, इस काम के लिए भी एनर्जी चाहिए। तो लिगेंड्स अगर है तो उसके पास अगर पावर है स्टूडेंट, और वो इसको पेयर अप कर देगा। अगर उसने उसको पेयर अप कर दिया, अब क्या होगा फिर, 1 2, इसको और थोड़ा बड़ा बना दूं ताकि तुम्हें समझ आ जाए। देखो क्या कह रहा हूं मैं, ध्यान दीजिए स्टूडेंट। ये मेरा डी था, 1 2 3, 1 2 3 4 और ये 5 है स्टूडेंट, 3D। ये वाले इलेक्ट्रॉन पेयर अप करवा रहा हूं मैं, देख रहे हो। अगर ये मैंने पेयर अप कर दिया स्टूडेंट, ये वाला कहाँ गया, इसके पास, और ये इसके पास, और ये इसके पास। अब 6 इलेक्ट्रॉन हो गए, ये पेयर अप हो गए, और ये है 4s और ये है 4p। बोलो, बात समझ में आई। अब ये डायमैग्नेटिक हो गया, इसके पास कोई भी अनपेड इलेक्ट्रॉन नहीं है। जल्दी से बताओ, यस और नो। तो एमोनिया के लिगेंड जब आए तो उनके पास एनर्जी थी, उन्होंने ये इनको पेयर अप कर दिया। अब यहाँ पे कितने ऑर्बिटल बचे हैं, हमें कितने चाहिए, 6 चाहिए भाई। 6 आ रहे हैं लिगेंड्स, तो 6 के लिए कितने ऑर्बिटल खाली चाहिए जिसमें ये अपने इलेक्ट्रॉन डोनेट करेंगे। ये 6 अपने इलेक्ट्रॉन डोनेट करने वाले हैं, तो इन्हें कितने खाली कमरे चाहिए, कितने खाली ऑर्बिटल चाहिए, 6। बोलो। हाँ अब जी। कहाँ से यूज करूंगा, ये वाले अब हाइब्रिडाइज होंगे, 1 2 3 4 5 6। अब इनकी हाइब्रिडाइजेशन होगी, ये फिर हाइब्रिडेशन कौन सी होगी, डी में 2, एस का 1 और पी के 3, कुल मिला के ये 6 हो गए। 1 2 3 4 5 6। तो 3D तो भर गया था, ये जो बचा था हमारा, इसमें तो 6 है, इसको तो कुछ कर नहीं सकता मैं, ये तो कंप्लीटली फिल्ड है। अब जो बचे ये वाले, कौन से बचे, अब ये हाइब्रिडाइज हो रहे हैं, कितने ऑर्बिटल बनने वाले हैं इनमें, 1 2 3, 1 2 3 4, 1 2 3 4 5 6 बन गए D2sp3। ये क्या होते हैं, हाइब्रिड ऑर्बिटल्स। तो अब ये हर ऑर्बिटल एक एक इलेक्ट्रॉन ले सकता है, बोलो ले सकता है कि नहीं ले सकता। भाई ये कितने आ रहे हैं, 6। ये लो, ये इसने अपना लोन पेयर दे दिया, इस यहाँ पे दे दिया इसने NH3 ने, और एक NH3 आया, इसने इसको दे दिया। यहाँ पे भी लिगेंड आया NH3, इसने इसको दे दिया अपना। ठीक है, ये कितने, हर एक के पास 2 2 इलेक्ट्रॉन है, 2 2 इलेक्ट्रॉन देंगे, दे देंगे, 6 आएंगे तो। ठीक है, हाँ जी। यहाँ भी आया NH3, और यहाँ भी NH3 आए, तो 6 लिगेंड ने अपने इलेक्ट्रॉन पेयर ये खाली कौन से D2sp3 में दे दिए। तो जब D2sp3 हाइब्रिडाइजेशन हुई स्टूडेंट्स, कौन सी हाइब्रिडाइजेशन हुई है, बस जल्दी से बताओ, हाइब्रिडाइजेशन कौन सी हुई है स्टूडेंट यहाँ, D2sp3। तो शेप क्या होती है, जल्दी से बताओ, मल्टीपल विद ज्योमेट्री, क्या ज्योमेट्री होगी, अभी तो टेबल दिखाई है, ऑक्टाहेड्रल। अब ये इसका मैग्नेटिक बिहेवियर क्या है, यह है डायमैग्नेटिक। तो इसको लो स्पिन कम्प्लेक्स भी कहा जाता है। ये क्या है, लो स्पिन कम्प्लेक्स है, कौन सा है, लो स्पिन और पेयर्ड कम्प्लेक्स है। ये सारे पॉइंट नोट कर लो। अब इसमें कौन से डी वाले यूज हुए हैं, इनर वाले, ये 4s था, ये 4p था, ठीक है। और 4d वाला यूज नहीं हुआ, 4d वाला यूज नहीं हुआ क्योंकि यहाँ पे 2 मिल गए थे, मुझे कुल मिलाकर 6 चाहिए थे। तो इसे क्या बोलते हैं स्टूडेंट, इसे बोलते हैं इनर ऑर्बिटल कम्प्लेक्स। इसे क्या बोलते हैं, इनर ऑर्बिटल कम्प्लेक्स। लो स्पिन वाला जो कम्प्लेक्स होता है, स्पिन पेयर्ड वाला जो कम्प्लेक्स होता है, उसे इनर ऑर्बिटल कम्प्लेक्स भी कहा जाता है। ये सारे पॉइंट्स नोट कर लीजिए, सारे पॉइंट्स नोट कर लो स्टूडेंट, ये सारा इंपॉर्टेंट है, यही पे आंसर हमने दिए सारे। तो पूछेगा कि इज इट इनर ऑर्बिटल कम्प्लेक्स और हाई ऑर्बिटल, हाई स्पिन कम्प्लेक्स।
तो ये लो स्पिन वाला हमेशा पेयर्ड होता है, क्योंकि इसके अंदर इलेक्ट्रॉन पेयर अप हो जाते हैं, और जब इलेक्ट्रॉन पेयर अप हो जाते हैं तो उनकी स्पिन क्या हो गई है, लो स्पिन हो गए हैं वो। तो बोलो कोई डाउट है, ये बात समझ में आई? आपको समझ में आया कैसे हाइब्रिडाइजेशन हुई? हाँ जी। ऐसे क्वेश्चन आने वाले हैं। आगे चलता हूँ। अब देखो एक क्वेश्चन और आ गया। COF6 जो है ये भी कोबाल्ट का ही है। थ्री माइनस, ये जो है एक हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स है। हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स है स्टूडेंट्स। अब वो क्वेश्चन में ये कह रहा है कि प्रेडिक्ट द हाइब्रिडाइजेशन। देखो मैं क्वेश्चन भी बता रहा हूं जैसे पेपर में आएंगे। प्रेडिक्ट द हाइब्रिडाइजेशन, ठीक है, यूजिंग वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। कौन सी थ्योरी यूज कर रहा हूं? VBT। तो फिर हमें हाइब्रिडाइजेशन दिखानी पड़ेगी, ठीक है। कैसे दिखाओगे? तो कोबाल्ट का अभी बताओ जल्दी से, एटॉमिक नंबर कितना था कोबाल्ट का? कितना कितना था कोबाल्ट का? अभी तो निकाला हमने। ये तो हमें याद होना चाहिए। अब एटॉमिक नंबर देगा या नहीं देगा हमें पता नहीं पेपर में। 27। कितना था? 27। 27। तो 27 का मतलब तुमने कहा था 4s2। ये देखो ये दो इलेक्ट्रॉन s में गए और 7 गए इसमें। लेकिन ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी है कोबाल्ट की यहाँ पर इस कॉम्प्लेक्स में? अगर ये x है तो ये कितनी होती है? -1 प्लस -1 इंटू 6 इज इक्वल टू -3। तो कितनी आएगी ये x की वैल्यू? x की वैल्यू कितनी आएगी यहाँ पे? +3 आएगी। तो +3 में है कोबाल्ट। तो +3 का मतलब क्या हुआ? दो इलेक्ट्रॉन ये जाएंगे, पहले इलेक्ट्रॉन s में से जाते हैं फिर d में। तो d काउंट कितना है? 3d6। लेकिन यहाँ पर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हैं, क्योंकि ये हाई स्पिन है। दिख रहा है ये हाई स्पिन। तो इसका मतलब ये डायमैग्नेटिक नहीं है। तो फिर अगर मैंने 3d लिखा स्टूडेंट्स, अगर मैंने 3d लिखा तो अब क्या बना? देखो 3d है, 1 2 3 4। कितने इलेक्ट्रॉन है 3d में? 1 2 3 4 5 और 6। एम आई राइट? जल्दी से बताओ। उसके बाद 4s है स्टूडेंट्स। 4s का एक ही ऑर्बिटल होता है। उसके बाद 4p है। 4p में 3 होते हैं। अब यहां तो ये पेयर अप नहीं हुए, हाई स्पिन लिखा हुआ है, ये पेयर अप नहीं हुए, क्योंकि फ्लोराइड जो लिगेंड है एफ जो है वो इतना पावरफुल नहीं है, उसके पास इतनी एनर्जी नहीं है स्टूडेंट कि वो इनको पेयर अप कर सके। एफ लिगेंड जो है एक तरीके से, मैं ये कह रहा हूं ये वीक लिगेंड है। एक तरीके से वीक लिगेंड है, इसके पास पावर नहीं है टू पेयर अप दी इलेक्ट्रॉन। इसके पास एनर्जी नहीं है, एनर्जी चाहिए इलेक्ट्रॉन्स को पेयर करने के लिए, इतनी एनर्जी वो दे नहीं पाता। तो अब हमें कितने लिगेंड आ रहे हैं? 6 आ रहे हैं। देखो फ्लोरीन कैसे होता है, 1 2 3 4 5 6। ये फ्लोराइड है, 6 आ रहे हैं। तो एक ही लोन पेयर डोनेट होना है एक ऑर्बिटल में। अब आपके पास तो सिर्फ 3 है, तो फिर क्या करेगा ये? फिर 4d वाले यूज करेगा। अब यहाँ पर तो कौन सी हाइब्रिडाइजेशन होने वाली है? कितने चाहिए तुम्हें ऑर्बिटल? जल्दी से बताओ। 6 6 6 कैसे बनेंगे? एक 1 2 3 4 5 और 6। तो कौन से यूज हुआ मैंने? अब कौन से यूज हुए हैं? कितने बने? 6 चाहिए आपको। 1 2 1 2 3 4 1 2 3 4 5 6 बन गए। अब कौन सी हाइब्रिडाइजेशन हुई है जल्दी से बताओ? ये कौन सी हुई है? sp3d2। वो पहले कौन सी हुई थी? D2sp3। डिफरेंस दिख गया? जल्दी बताओ, डिफरेंस समझ में आया? पहले वाले मैंने D2sp3 दिखाई थी, देख लो दोबारा से। इसमें क्या हो रहा था? ये कौन सा था? D2sp3 दिख रही है? D2sp3। ये इनर वाला D यूज हुआ था। कौन सा यूज हुआ था? इनर D ऑर्बिटल, जिसको मैंने ये 3d कहा था। बोलो सही है गलत है? ये वाला, क्योंकि ये खाली थे। और इसमें कौन सा यूज हो रहा है?
आउटर वाला, sp3d2 आउटर वाला डी यूज हो रहा है, तो इसको क्या बोलेंगे, आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स बन रहा है। कौन सा बन रहा है? अब 6 तो आ गए sp3d2 और 6 फ्लोराइड है, तो वो अपने इसमें क्या करेंगे, वो अपना अपने दे देंगे इनको, ठीक है, कितने 6 फ्लोराइड आ रहे हैं, और ये अपने अपने यहाँ से ये इसमें डोनेट कर देंगे। 6 आए हैं, सबके पास हैं, 6 के पास अपने अपने इलेक्ट्रॉन पेयर, वो यहाँ डोनेट कर दें। तो फिर कौन सी हाइब्रिडाइजेशन हुई है, sp3d, तो इसमें क्या हुआ फिर स्टूडेंट, आंसर हाइब्रिडाइजेशन कौन सी है, जल्दी से बताओ। sp3d2 है स्टूडेंट्स, और इसकी शेप क्या होगी स्टूडेंट, क्या क्या ज्योमेट्री होने वाली है, ऑक्टाहेड्रल, और ये क्या है स्टूडेंट, पैरामैग्नेटिक। इसमें 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हैं, कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हैं, जल्दी बताओ कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हैं, 4 4। तो आपको बताइए, अगर मैग्नेटिक मोमेंट भी कैलकुलेट करते हैं तो एक फार्मूला बताया था हमने, तो मैग्नेटिक मोमेंट कैलकुलेट कर सकते हैं बोर मैग्नेट्रॉन में, 4 × 4 + 2 इस तरह से, 6 इंटू, तो ये कितनी आ जाएगी, 4 + 2 स्क्वायर रूट कितना आ जाएगा, 24 का स्क्वायर रूट, तो 5 से थोड़ी कम आ जाएगी, 4.98 बोर मैग्नेट्रॉन इस तरह से कुछ आ जाएगी। तो ये इसके अंदर तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो ये हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स है। कौन सा कॉम्प्लेक्स है, हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स है। हाई स्पिन का मतलब मैग्नेटिक मोमेंट हाई है, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो मैग्नेटिकली ये पैरामैग्नेटिक होगा, क्या होगा, पैरामैग्नेटिक, अट्रैक्ट होगा मैग्नेटिक फील्ड से। और कौन से ऑर्बिटल यूज हुए हैं, डी वाले, आउटर, तो इसको क्या बोलते हैं, आउटर ऑर्बिटल और हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स। देखो ये सारे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं पेपर में, इसको नोट किया जाए, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, इसके ऊपर क्वेश्चन आने वाले हैं स्टूडेंट, ये नोट किया जाए, एग्जाम में क्वेश्चन इसके ऊपर आने वाले हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके ऊपर क्वेश्चन आएंगे, नोट करो। जब आपने सारा नोट कर लिया तो मैं आगे चल सकता हूँ, यस और नो, जल्दी बताओ, जी चलूं आगे? हाँ जी अच्छा, वेरी गुड। अब देखो कि एक चीज बताऊं, निकल एक ऐसा कॉम्प्लेक्स है जिसके ऊपर बहुत क्वेश्चन आने वाले हैं। निकल के बहुत अच्छे कॉम्प्लेक्स बनते हैं जो हमने आपको शो किए हैं, और ये वही लिए गए हैं जो बोर्ड के लिए इंपॉर्टेंट है। अब आपको क्वेश्चन ये आया पेपर में स्टूडेंट्स, ये क्वेश्चन पेपर में मैं करवा भी चुका हूं कि प्रेडिक्ट द hybridization in NiCl4 2 minus using valence bond theory। आपके पास 1 मिनट का वक्त है, उसके बाद मैं इसको करूंगा, आप इसको सोचिए पहले कैसे करेंगे, क्या मेथड मैंने बताया कि निकल की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन चेक कीजिए, और बताइए कि इसके अंदर कौन से ऑर्बिटल यूज होंगे और कौन सी हाइब्रिडाइजेशन होगी, उसके बाद हम इसका आंसर लिखते हैं। स्टूडेंट्स जल्दी से करो। और हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स है, देखो इसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हैं, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हैं। So student, you have 1 minute to answer the question. You have 1 minute to answer the question, students. Such a question is expected. निकल के ऊपर एक ना एक क्वेश्चन आने वाला है। अब बताइए कि निकल का एटॉमिक नंबर कितना है, कितना एटॉमिक नंबर है निकल का, है 20, 28
28 का मतलब क्या हुआ? 4s2 3d8 काउंट हो गया। अब ये बताओ कि ये निकल की ऑक्सीडेशन नंबर कितनी है इसके अंदर? बार बार निकालता हूं मैं ऑक्सीडेशन नंबर, ये पहले ही बताया आपको कैसे निकालते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। NiCl4 2 माइनस लिखा हुआ है। अगर ये X है तो क्लोरीन का कितना होता है चार्ज? -1। ये एनायनिक लिगेंड है तो कितना हुआ? -1 × 4 इज इक्वल टू -2। तो कितना आएगा X की वैल्यू? जल्दी से बताओ। व्हाट इज X वैल्यू स्टूडेंट्स? कितना आ गया? +2। तो अगर निकल +2 में है तो कैसे लिखोगे? ये 2 इलेक्ट्रॉन यहां से कम हो जाएंगे। 4s0 3d8 हो गया, यहां से इलेक्ट्रॉन जाते हैं पहले S से। तो 3d8 को कैसे लिखोगे स्टूडेंट्स? 3d8 लिखना है। 1 2 3 4 5 और कितने हैं? 6 7 8। जल्दी बताओ ये ठीक है क्या? बोलो सही है। और 4s है और 4p है। इज इट राइट? टेल मी स्टूडेंट्स, एम आई राइट? बात समझ में आ गई? नाउ हाउ मेनी लिगेंड्स आर कमिंग स्टूडेंट्स? 4। तो फिर 4 चाहिए, ये तो अवेलेबल नहीं है, यहाँ तो ऑलरेडी एक एक इलेक्ट्रॉन बैठा हुआ है। तो ये क्या करेंगे स्टूडेंट्स? ये हाइब्रिडाइज हो जाएंगे। अब क्या हाइब्रिडाइजेशन होगी? sp3 हाइब्रिडाइजेशन। तो स्टूडेंट्स व्हेन sp3 hybridization takes place, how many orbitals are formed? 4। 1 2 3 4 sp3 hybrid orbitals will be formed students, and 4cl, how many? 4cl minus are coming students, so they will donate their lone pair of electrons in this. So what is the answer student then? sp3 hybridization। ठीक है, this is sp3 hybridization students, and as you can see students, there are unpaired electrons. This is a high spin complex, and this will be paramagnetic students. And what will be the geometry? Tetrahedral। sp3 हाइब्रिडाइजेशन में ज्योमेट्री क्या होती है स्टूडेंट? टेट्राहेड्रल। एनी डाउट? कोई डाउट रह गया इसमें? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है स्टूडेंट, पेपर में कैसे करने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन द स्क्रीन आ गया। अब कह रहा है कि प्रेडिक्ट द हाइब्रिडाइजेशन ऑफ NiCO4। प्रेडिक्ट द hybridization, students you have to predict the hybridization of NiCO4 using VBT। आपके पास 1 मिनट का वक्त, इसको सॉल्व करिए फिर मैं करता हूं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सारे स्टूडेंट, जो भी बता रहे हैं आपको, ये सब आने वाले हैं पेपर में। निकल के ऊपर जरूर क्वेश्चन आता है, कॉम्प्लेक्सेस निकल के बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि देख रहे हो निकल अलग अलग टाइप की ज्योमेट्री बनाता है, अलग अलग टाइप की हाइब्रिडाइजेशन होती है, तो फिर हमें सॉल्व करके बताना है
कि NiCO4 में किस टाइप की हाइब्रिडाइजेशन होगी स्टूडेंट? अब ये निकल के पास कितने इलेक्ट्रॉन थे, कितना था एटॉमिक नंबर निकल का? 28। 28 का क्या बनता है? 4s2 3d, कितना बना? 8 स्टूडेंट्स। अब ये डायमैग्नेटिक कह रहा है, इसका मतलब अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है। तो अगर मैं लिखूं, और कितनी ऑक्सीडेशन स्टेट है निकल की इसमें, जल्दी से बताओ, व्हाट इज ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ निकल इन दिस कॉम्प्लेक्स? सीओ का कितना होता है? ये न्यूट्रल लिगेंड है। ये कौन सा लिगेंड है? न्यूट्रल है स्टूडेंट। इसके पास कितना चार्ज है? जीरो। जीरो चार्ज। तो इसकी वैल्यू कितनी है निकल की? इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट जीरो है यहाँ पर। निकल इज इन जीरो ऑक्सीडेशन स्टेट स्टूडेंट्स। तो फिर कैसे बनाओगे? 3d है, 2 3 4, 4s है स्टूडेंट्स, और 4p है। अब यहाँ पर क्या है? 3d में 8 है, 1 2 3 4 5 6 7 8, और 4s में 2 है। बोलो ये सही है? जल्दी से बताओ। लेकिन यहाँ तो दो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, ये कह रहा है ये डायमैग्नेटिक है। इसका मतलब ये इलेक्ट्रॉन पेयर अप होने वाले हैं। एक इलेक्ट्रॉन इधर से इधर जाने वाला है, और एक इलेक्ट्रॉन इधर से इधर जाने वाला है। ये क्यों करेगा? सीओ जो होता है लिगेंड, उसके पास पावर होती है, उसके पास एनर्जी है, वो जब आएगा तो इसको यहाँ से पेयर अप कर देगा। इज अ स्ट्रॉन्ग लिगेंड। सीओ एक स्ट्रॉन्ग लिगेंड होता है स्टूडेंट, सीओ एक स्ट्रॉन्ग लिगेंड होता है। ये पावरफुल है, तो ये पेयर अप कर देगा। अगर इसने पेयर अप कर दिया स्टूडेंट डी में, इतना फिर हुआ क्या हुआ? ये सब दो इधर आ गए तो क्या हो गया फिर? 1 2 3 4, ये पेयर अप हो गए। अब कोई भी अनपेयर्ड नहीं बचा। ये वाला खाली हो गया, और ये पी वाला खाली पड़ा है। बात समझ में आई? तो अब फिर हाइब्रिडाइजेशन कौन सी होगी? कितने आ रहे हैं लिगेंड? 4 आ रहे हैं। 4CO आ रहे हैं स्टूडेंट्स। ये इनके पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो आप क्या करेंगे 4 का? ये कौन सी हाइब्रिडाइजेशन होगी फिर? जल्दी से बताओ, ये कौन सी हाइब्रिडाइजेशन होगी? 4 है ना ये, तो ये क्या बना देंगे? sp3। sp3 हाइब्रिडाइजेशन में कितने बन जाएंगे? 1 2 3, ये 4 बन गए sp3 वाले, हाइब्रिडाइजेशन होगी। तो कार्बन मोनोऑक्साइड के 4 आए, तो उन्होंने इसके 4 ऑर्बिटल्स लिए, एक s वाला और 3 p वाले, उनको मिक्स करवा के इक्विवेलेंट ऑर्बिटल बना दिए, ताकि ज्यादा स्टेबल और इफेक्टिव बॉन्ड बन सकता है इससे। अब यहाँ पे ये इलेक्ट्रॉन पेयर के लिए जगह है, वो अपना डोनेट कर देंगे। 4 CO आ रहे हैं, 4 लिगेंड्स हैं, तो अपने अपने ये इलेक्ट्रॉन पेयर कार्बन वाले इसमें आ जाएंगे। तो sp3 हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगी स्टूडेंट। तो ये इसकी क्या ज्योमेट्री होगी? sp3 हाइब्रिडाइजेशन में ज्योमेट्री क्या होती है? जल्दी से बताओ। टेट्राहेड्रल। टेट्राहाइड्रल। टेट्राहेड्रल। और ये पैरामैग्नेटिक है या डायमैग्नेटिक है? डायमैग्नेटिक है। डायमंड। ये लो स्पिन वाला है, क्योंकि इसमें इलेक्ट्रॉन्स पेयर अप हो गए हैं। जब इलेक्ट्रॉन पेयर अप हो जाते हैं, वो लो स्पिन कॉम्प्लेक्स हो जाता है। देखो ये इंपॉर्टेंट है, ऐसे क्वेश्चन आने वाले हैं पेपर में स्टूडेंट, पेपर में क्वेश्चन आने वाले हैं। अब देखो एक और आ गया निकल का। ये निकल के बहुत आ रहे हैं, क्योंकि मैंने इसने मुझे पता है ये क्वेश्चन पेपर में बहुत पूछे जाते हैं। अब NiCN42 माइनस आ गया, क्वेश्चन आया प्रेडिक्ट द हाइब्रिडाइजेशन इन NiCN42 माइनस यूजिंग वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। देखो क्वेश्चन बार बार कह रहा हूँ, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी पे एक क्वेश्चन आएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको सॉल्व करना है। आपके पास 1 मिनट का वक्त है, इसको जल्दी सॉल्व करिए।
1 मिनट का वक्त होता है स्टूडेंट, हर क्वेश्चन के लिए 1-1 मिनट का वक्त होता है। इनको सॉल्व करना बहुत जरूरी है। क्वेश्चन आने वाले हैं पेपर में, प्रैक्टिस की जरूरत है। एक क्वेश्चन आएगा वैलेंस बॉन्ड थ्योरी का, एक क्वेश्चन आने वाला है एग्जाम के अंदर, तो आप इसको कर पाए स्टूडेंट्स, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो देखो ये वैलेंस बॉन्ड थ्योरी क्या क्या प्रेडिक्ट कर रही है, मैग्नेटिक बिहेवियर प्रेडिक्ट कर रही है, कॉम्प्लेक्सिस का उनकी ज्योमेट्री भी बता रही है। क्या आंसर निकला? निकल का मैं बहुत ज्यादा बता रहा हूँ क्योंकि क्वेश्चन बहुत आते हैं, फिर मैंने वही यूज किया। निकल का एटॉमिक नंबर 28, क्या बना? 4s2 3d8। यहाँ पे निकल की ऑक्सीडेशन स्टेट निकालो। कैसे निकालते हो स्टूडेंट्स? निकल की ऑक्सीडेशन स्टेट निकालो। ये अगर एक्स है, Cn के ऊपर -1 चार्ज होता है, ये एनायनिक लिगेंड होता है। कौन सा लिगेंड है? एनायनिक लिगेंड है। और ये स्ट्रॉन्ग लिगेंड है। स्ट्रॉन्ग लिगेंड होते हैं ये जो कार्बन वाले होते हैं स्टूडेंट, कार्बन वाले जो बॉन्ड बनाते हैं, स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनाते हैं। कार्बन जो होता है स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनाता है, कार्बन वाले लिगेंड COCN, ये स्ट्रॉन्ग लिगेंड है। कार्बन इनके पास है जो कि अपना लोन पेयर देता है। अब क्या होगा? कितना आएगा? 4 लगे हैं CN, एक के ऊपर -1 है और ऊपर -2 है, तो एक्स की वैल्यू कितनी आई? जल्दी बताओ, एक्स की वैल्यू कितनी आई स्टूडेंट्स? 2i +2. +2 आई। तो +2 में कौन से इलेक्ट्रॉन जाएंगे बाहर? 4s2 वाले। तो निकल 2+ का क्या होगा काउंट? 3d8। अब ये 3d8 कह रहा है और 4 लिगेंड आने वाले हैं स्टूडेंट। 3d8 में क्या होगा? 1 2 3। ये 3d अगर 8 में लिखूं, 1 2 3 4 5 लगाए मैंने, 6 लगाया, 7 लगाए, 8 लगाए। अब इसमें 2 अनपेड इलेक्ट्रॉन दिख रहे हैं मुझे। बोलो, दिख रहे हैं 2 अनपेड इलेक्ट्रॉन? हाँ जी. लेकिन ये कह रहा है ये लो स्पिन कॉम्प्लेक्स है। और CN के पास, ये जो CN है, ये मैंने कहा स्ट्रॉन्ग लिगेंड है, इसके पास पावर है, इसके पास एनर्जी है इस इलेक्ट्रॉन को पेयर अप करने के लिए। तो देखो ये 4s था, ये 4p था। अब ये क्या करेगा कि ये वाला इलेक्ट्रॉन इधर से इधर पेयर अप कर देगा। अगर इसने पेयर अप कर दिया स्टूडेंट, तो अब क्या बनेगा? देखो सोचना है, दिमाग लगाना है, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, पेपर में आएगा, आ सकता है, बहुत बार आया ये क्वेश्चन। अगर इसने पेयर अप कर दिए स्टूडेंट, 8 इलेक्ट्रॉन थे ना, हो गया ये 3d8 वाला, ये खाली हो गया एक। बोलो, और ये सारे इलेक्ट्रॉन पेयर अप हो गए, तो ये डायमैग्नेटिक हो गया। अब क्या हो गया? तो एक्सपेरिमेंटली हम पता कर सकते हैं कि ये डायमैग्नेटिक है। कैसे? एक्सपेरिमेंटली। अब क्या बचा? 4s और 4p। अब बताओ कि कितने ऑर्बिटल चाहिए आपको? कितने आ रहे हैं CN? कितने हैं? 4 हैं? 4 आ रहे हैं?
तो चार कौन कौन से यूज करोगे फिर तुम? जल्दी से बताओ आप, हाइब्रिडाइजेशन क्या होगी इसके? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, देखो निकल के ऊपर कितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन रहे हैं। टेल मी स्टूडेंट, व्हाट विल बी द हाइब्रिडाइजेशन? जल्दी से बताओ, यहाँ से देख के बता दो ना कितने खाली हैं तुम्हारे पास, कौन कौन सा। DSP3 डी और एस और P3 अगर करूं तो कितने हुए? तुम कह रहे हो DS। अरे 5 फिर तो 1 2 3 4 5 हो गए, मुझे 5 तो चाहिए ही नहीं, 4 चाहिए भाई, 4 चाहिए मुझे। तो कितने यूज होंगे? DSP2 चार चाहिए, एक डी है तो DSP2 हो तो जाएगा। DSP2 हो गया। फिर अब देखो, कोई रट्टेबाजी नहीं करनी तो गलती हो जाएगी। DSP2 जब होती है हाइब्रिडाइजेशन, अब आपने क्या आंसर लिखा एग्जाम में? हाइब्रिडाइजेशन क्या हुई है स्टूडेंट? DSP2। अब बताओ कि इसकी ज्योमेट्री क्या होगी? अभी मैंने टेबल दिखाई थी एक तुम्हें, क्या ज्योमेट्री? इसकी स्क्वायर प्लेनर होगी। स्क्वायर प्लेनर, देखा कितना फर्क पड़ा। और ये क्या होगा? डाया मैग्नेटिक। इसको क्या बोलते हैं? लो स्पिन कॉम्प्लेक्स। देखो कितने सारे क्वेश्चन आपको एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, इसके ऊपर दिमाग लगाना है। एक क्वेश्चन ये आ सकता है निकल का कोई भी, और एक ही एलिमेंट है निकल, और कितने डिफरेंट ज्योमेट्री बना रहा है, और चार लिगेंड्स के साथ देखो डिफरेंट डिफरेंट हाइब्रिडाइजेशन के आंसर आ रहे हैं कि नहीं आ रहे तुम्हारे सामने? हाँ जी। फिर ये इंपॉर्टेंट है, ऐसे क्वेश्चन तो पेपर में बहुत आते हैं, अब तुम्हें समझ आ चुकी है, तुम मेरे से पढ़ रहे हो जब भी मैं बता रहा हूँ ये इंपॉर्टेंट है, इसको नोट किया जाए स्टूडेंट, इसको नोट किया जाए कि कैसे हमने करना है। मैं तो एक एक वर्ड और एक एक चीज को समझा देता हूँ कि आपको याद करने की जरूरत ना पड़े। एक एक वर्ड एक एक चीज देखो कैसे क्वेश्चन बनते हैं, और ये सारी ही इंपॉर्टेंट है, जो भी तुम्हें बता रहा हूँ बहुत इंपॉर्टेंट है। आप देखो कि स्टूडेंट्स, उसने आपका, आपको मैंने बताया कि एक फार्मूला होता है मैग्नेटिक मोमेंट का जो आपने पढ़ा था, म्यू एस इज इक्वल टू एन इंटू एन बाई टू। ये इसका बोहर मैग्नेट्रॉन में निकाला जाता है। ये फार्मूला हमने पढ़ा था। एन क्या होता है? नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स। बोलो सही है या गलत है? याद है जब हाँ हमने जी। ये ट्रांजिशन एलिमेंट्स जो डी ब्लॉक एलिमेंट्स हैं उसमें ये आएगा, उसमें हमने बताया कि मैग्नेटिक मोमेंट कैसे निकाली जाती है स्टूडेंट्स। तो ये नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स एन होते हैं, उसके बेस पे हम निकाल सकते हैं स्पिन, ओनली स्पिन मैग्नेटिक मोमेंट। इलेक्ट्रॉन एक स्पिन करता है जब उसकी कितनी मैग्नेटिक मोमेंट होगी, जितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे उसके ऊपर डिपेंड करेगी। अब उसने आपको ये क्वेश्चन दिया एग्जाम में, क्वेश्चन आ गया फिर, मैं कह रहा हूं क्वेश्चन आंसर करा रहा हूं जो पेपर में आ सकते हैं, यही करवा रहा हूँ हर हर एक्सरसाइज में। और क्या कर रहा हूँ? सिर्फ पढ़ाने से क्या होगा जब क्वेश्चन तो तुम्हें पता नहीं कैसे आने हैं, फिर कैसे करोगे? द स्पिन ओनली मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ MnBr42 माइनस इज 5.9 बोर मैग्नेटोड, प्रेडिक्ट द ज्योमेट्री ऑफ द कॉम्प्लेक्स आयन। तो वैलेंस बॉन्ड थ्योरी को यूज करके इसकी ज्योमेट्री निकालनी है स्टूडेंट्स। तो इसके लिए इसकी हाइब्रिडाइजेशन निकालनी पड़ेगी। आपके पास है 1 मिनट का वक्त। अब आपने जो करना करिए, आंसर फिर मैं करता हूँ, जैसे मैंने बाकी किए थे इसको भी सॉल्व करो। अब मैंगनीज का यूज होना है यहाँ पर, ये कौन सा एलिमेंट है? मैंगनीज। तुम्हें मैंने बताया कि मैंगनीज का एटॉमिक नंबर चेक करो और इसकी कॉन्फ़िगरेशन लिखो, और फिर उसका आंसर बताओ कि इसमें कौन सी हाइब्रिडाइजेशन होगी। तो वैलेंस बॉन्ड थ्योरी जो थी वो कामयाब हो गई थी मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज को प्रेडिक्ट कर, और इसीलिए ही इसके ऊपर क्वेश्चन आते हैं, क्योंकि वर्नर इसके बारे में कुछ भी नहीं बता सका। और इसने ये भी बताया कि ये बॉन्ड क्यों बन रहे हैं, क्योंकि ऑर्बिटल्स को लिगेंड हाइब्रिडाइज कर देते हैं। हाइब्रिडाइजेशन पहले होती है, बॉन्ड बाद में फॉर्म होता है। क्यों हाइब्रिडाइज होते हैं? क्योंकि हाइब्रिड ऑर्बिटल ज्यादा इफेक्टिव ओवरलैप करते हैं, ज्यादा स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनाते हैं, ज्यादा उसकी एनर्जी कम हो जाती है, ज्यादा स्टेबल हो जाता है। तो हाइब्रिड ऑर्बिटल्स लीड टू मोर स्टेबिलिटी, क्योंकि अल्टीमेटली सारे कंपाउंड्स क्यों बन रहे हैं?
क्योंकि ये सारी चीजें मोर स्टेबल होना चाहती हैं। अगर वो स्टेबल नहीं है तो वो नहीं बनेंगे। कोई भी चीज क्यों हो रही है दुनिया में? क्योंकि वो स्टेबल होना चाहती है स्टूडेंट्स। जब कोई चीज स्टेबल होना चाहती है तभी वो प्रोसेस होती है। तो क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ गया स्टूडेंट्स। कैसे करोगे? आप बताओ, तुम मुझे बताओ कि मैंगनीज का एटॉमिक नंबर बताओ। यहाँ पे मैंगनीज है, कितना है? व्हाट इज द एटॉमिक नंबर ऑफ मैंगनीज स्टूडेंट्स? 25 है। 25. तो इसका 4s2 और 3d5 है। अब बताओ कि MnBr42 में मैंगनीज की ऑक्सीडेशन स्टेट निकालो, कितनी है? व्हाट इज द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ मैंगनीज? कितना है इसका ऑक्सीडेशन नंबर? जल्दी से बताओ, कैसे निकालते हो? कितनी बार कर दिया? फिर पेपर में आएगा। Br क्या होता है? Br एक एनायनिक लिगेंड होता है। इसके ऊपर कितना चार्ज है? -1। देख रहे हो कौन सा लिगेंड है? एनायनिक लिगेंड है। ये लिगेंड जब मैंने बताए थे उसमें आपको बताया स्टूडेंट्स। अब क्या होगा? x ये है, ये कितना बना? -1 इंटू 4 इक्वल टू -2। तो x की वैल्यू कितनी आई? +2 आ गया। बोलो ये सही है गलत है? +2 का मतलब क्या हुआ? Mn+2 का मतलब क्या हुआ? 3d5 काउंट हुआ है। 3d5 हुआ। तो अगर 3d5 काउंट हुआ स्टूडेंट्स, तो कितने अनपेड इलेक्ट्रॉन है? कितने अनपेड इलेक्ट्रॉन है? 1 2 3, 1 2 3 4 5। बोलो ठीक है ये गलत है? जल्दी बताओ। एन कितना वैल्यू है? 5 अनपेड इलेक्ट्रॉन। अगर मैं 5.9 कह रहा हूं, अगर मैं म्यू निकालू 5 इंटू 5+2 स्टूडेंट्स, तो ये वैल्यू कितनी आएगी? 5 इंटू 7। अगर 36 होता तो ये 6 आता, तो ये 5.9 BM आ रहा है। आ रहा है ना? तो आगे फिर क्या है इसके पास? कौन से ऑर्बिटल है? 4s और 4p। तो अब बताओ इसकी हाइब्रिडाइजेशन क्या हुई? टेल मी स्टूडेंट्स, व्हाट इज द हाइब्रिडाइजेशन इन दिस केस? क्या बन गई हाइब्रिडाइजेशन? देख रहे हो? 5 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स है। कितने कितने Br आ रहे हैं? 4 4 लिगेंड्स आ रहे हैं ना, और एक एक इलेक्ट्रॉन पेयर सब देगा। तो फिर ये तो अवेलेबल नहीं है, ये वाले खाली हैं। तो ये कौन सी हाइब्रिडाइजेशन हुई? जल्दी से बताओ। व्हाट इज द हाइब्रिडाइजेशन स्टूडेंट? 4 हाइब्रिड sp3. ऑर्बिटल बनने वाले हैं। क्या कौन सा हुआ? sp3. तो शेप क्या हुई फिर इसकी? Tetrahedral. तो फिर इसका आंसर क्या लिखेंगे? टेट्राहेड्रल। तो ये जो कॉम्प्लेक्स आयन बना है स्टूडेंट, टेट्राहेड्रल है। टेट्राहेड्रल का तुम्हें ऑलरेडी पता है स्टूडेंट। ये लगे हुए हैं 4 Br, और ये ऊपर कितना है? 2 माइनस चार्ज है स्टूडेंट। और ये बॉन्ड एंगल कितना होता है ये भी तुम्हें पता है टेट्राहेड्रल में? ठीक है, तो हमें पता लग गया कि कैसे हाइब्रिडेशन निकालते हैं। बोलो कोई डाउट इसमें? एनी डाउट? No, sir. ये समझ में आ गया? और ये खत्म हो गया ये वाला पार्ट टोटल वैलेंस बॉन्ड थ्योरी का। अब इसमें सिर्फ एक रह गया, क्रिस्टल फील्ड थ्योरी। इन दोनों में से क्वेश्चन आने हैं पेपर में, मतलब हर पेपर में आते हैं। अगर आपको कोई भी डाउट है आप पूछ सकते हैं। देखो कि समझना है, याद नहीं करना। रट्टेबाजी से कोई फायदा होता नहीं। हम रट नहीं सकते चीजों को, हम समझ सकते हैं। बेसिक कंसेप्ट्स को समझना है, अंडरस्टैंड करना है, तभी हम पेपर में आंसर कर पाएंगे। बहुत सारे सैंपल पेपर मैं सॉल्व कर रहा हूँ, आप उनको यूट्यूब में देख सकते हैं।
और आप अपने फ्रेंड्स को फॉरवर्ड कर सकते हैं हमारा चैनल, ताकि वो सब्सक्राइब कर लें। अभी हम बहुत सारे और इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस कर रहे हैं। जैसी स्थिति चल रही है स्टूडेंट्स, आपको पता है अनसर्टेनिटी है, पता नहीं पेपर कब होगा, लेकिन हमें तो अपनी पूरी तैयारी करके रखनी है, किसी भी टाइम एग्जाम होगा। जब एग्जाम होगा तो फिर स्टूडेंट्स अगर छोड़ देंगे पढ़ाई तो और भी नुकसान होगा, क्योंकि तब तक सब भूल जाएंगे। तो अपनी स्टडीज को आप मतलब रेगुलरली पढ़िए। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूँ। कुछ स्टूडेंट्स बहुत जो है नर्वस हो गए हैं और कंफ्यूज्ड हैं। आप अपना अपनी हेल्थ का ख्याल रखिए। अभी आपको पता है दिल्ली में क्या हालत चल रही है, ऑल ओवर इंडिया क्या चल रही है। आप अपनी स्टडीज को, सेल्फ स्टडी को स्ट्रांग रखिए, किसी भी टाइम पेपर हो सकता है। देखो 12th और बोर्ड होता है, इसमें वो कुछ नहीं कर सकते, पेपर डिले हो जाएगा। अब पता नहीं उसके बाद फिर कोई भी डेट आएगी तो स्टूडेंट कहेंगे जी हमने तो पढ़ाई छोड़ दी थी, अब तो फिर सारा भूल गए। देखो इसलिए कह रहा हूँ, आप अपनी स्टडीज को रेगुलर रखिए और अपना सारा कोर्स कंप्लीट करके तैयारी पूरी रखिए सभी सब्जेक्ट्स की, ताकि आप इस बार 100 आउट ऑफ 100 मार्क्स लेने में कामयाब हो जाए। आपको बेनिफिट मिल सकता है। देखो टाइम ज्यादा मिल रहा है तो आपको फायदा है। आप अपनी और भी जो चैप्टर रह गए हैं उनको करो, प्रेपरेशन करो, और 100 आउट ऑफ 100 मार्क्स ले सकते हो सभी सब्जेक्ट्स में। ठीक है, तो फिर मैं मिलता हूँ तुम्हें नेक्स्ट क्लास हाँ में। जी। नेक्स्ट क्लास में तुम्हें मिलते हैं। तो ओके, कल का थैंक क्लास का टाइम क्या है स्टूडेंट्स? यू। 11:30। फिर देख लो कोई अगर 11:30 करना है या 1 करना है, क्योंकि फिर आपका लैपटॉप अवेलेबल है या जो भी प्रॉब्लम है आप उसको सॉर्ट आउट कर लो। अच्छा, ओके। तो फिर 1 o'clock कर दें? हाँ जी, सब 1 o'clock कर लो। चलो ठीक है, ओके देन वी विल कंटिन्यू फॉर अनदर ओके, थ्योरी ऑफ दिस। तो फिर आपको मिलता हूँ, आप अपना सारी तैयारी पूरी रखो स्टूडेंट्स। ओके। ओके, थैंक यू।